बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने अपने ज़ख्म लोगों के सामने रख दिए और उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि वाकई ही उनको गोलियां लगी हैं। इसी तरह अरशद शरीफ जिस वक्त पाकिस्तान में थे वो चीख के लोगों को बता रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसी सूरत हाल पे किसी शायर का शेर मुझे याद आया कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर ये हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। पाकिस्तान में इस वक्त यही सूरत हाल है और वतन अज़ीज़ के अंदर एक रविश चल पड़ी है कि कोई अगर अपने दुखों का रोना रोता है और ख़ास कर सबसे पहले वो अगर ये बात करता है कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे मेरी हिफाजत की जाए या मेरी हिफाजत का ज़िम्मा कोई ले ले, लेकिन उस वक्त उसकी उस बात को मजाक उड़ाया जाता है और जिस वक्त उसको गोलियां लग जाती हैं या वो दुनिया से चला जाता है तो जो हिफाजत करने वाले हैं वही लोग खड़े होकर कहते हैं कि वो कौन से अवामिल थे। ये जानना ज़रूरी है कि ये वो कौन से अवामिल थे कि अरशद शरीफ को या किसी और को मुल्क छोड़ने का फ़ैसला करना पड़ा और मुल्क छोड़ा किस वजह से। लेकिन इस पे मज़ीद क्या बात हो सकती है, लेकिन अरशद शरीफ और इमरान खान के साथ जो हुआ वो कौम ने देखा। और जब इमरान खान को गोलियां लगी तो बजाय उसको इन्वेस्टिगेशन करने के, उसके जिन लोगों ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया उनको पकड़ने के और एफआईआर देने के, उनके इस वाक़े के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, ये सारे लोग सब लोग जानते हैं और ये क्यों किया गया ये भी आप जानते हैं। इसी तरह ये बातें भी ख़ासकर वज़ीर दाखिला की तरफ से और जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी तरफ से भी ये बातें आई कि इमरान खान को हम चैलेंज करते हैं कि उनको गोलियां नहीं लगी, उनके ज़ख्म नहीं हैं, उनका ये है वो है। जिस तरीके से उनकी इस अटैक के बाद किरदार कशी हुई, उस किरदार कशी के बाद बिल आखिर आज इमरान खान को अपने ज़ख्म खोल के दिखाना पड़े कि वाकई ही गोलियां उनको लगी हैं और वो जल्द रूबासेत हो के लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और इस्लामाबाद आएंगे। ये उनको इमरान खान को बिलाखिर करना पड़ा। इसी तरह अरशद शरीफ जिस वक्त इस्लामाबाद में थे उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के बाद उनके ऊपर 16 एफआईआर दे दी गई और जिस तरीके से एफआईए उनके पीछे थी और बाकी इदारे उनके पीछे थे, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा और उन्होंने मुल्क छोड़ने से पहले मुख्तलिफ़ इदारों को ख़त लिखे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे बचाया जाए, मेरी जान जो है वो ख़तरे के अंदर है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा आखिर कसूर क्या है। वो चीख के बता रहे थे, लेकिन सबसे पहले उनके इदारे ने उनको निकाला, फिर उसके बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो पेशावर एयरपोर्ट से पाकिस्तान छोड़ गए। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ इदारों से ये बात सामने आई कि वो कौन से अवामिल थे कि जिन अवामिल की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी तक उन अवामिल का जो है वो ज़िक्र करना तो दरकिनार, बहुत ही मामलात एक ऐसी डगर पे पहुंच गए थे कि अरशद शरीफ को इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो कौन से अवामिल थे कि जिनकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, मैंने उनको सोल्यूशन बताई थी। सोल्यूशन ये थी कि आप पिछले DGFIA राय तायर और उनसे पहले सनाउल्लाह अब्बासी साहब से पूछ लें फ़ोन करके या उनको बुला के पूछ लें कि आपके ऊपर किन इदारों का, किन लोगों का प्रेशर था कि आप अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और अमाद यूसुफ के ऊपर एफआईआर देने की बात कर रहे थे और उनको उठाने की बात कर रहे थे। आपके ऊपर किसका प्रेशर था? और अगर आप इन दो शख्सियात से नहीं पूछते तो डिप्टी डायरेक्टर CTW काउंटर टेररिज्म विंग, डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग और डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को आप पूछ लें बुला के, वो आपको बता देंगे कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा था। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त अरशद शरीफ के हवाले से जो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर वो इंतहाई दिल खराश हैं। उनको जिस तरीके से मारा गया, उनके जिस तरीके से नाखन तोड़े गए, तशद्दुद किया गया, गोली
ان کو 2 گولیاں مار کے ان کو شہید کیا گیا، وہ ساری الارمنگ ہے۔ اسی طرح عمران خان کے ساتھ جو ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس ملک میں اب یہ روش چل پڑی ہے کہ جب تک کسی کو گولی لگ نہیں جاتی، جب تک کوئی مر نہیں جاتا، تب تک اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسے ختم ہوگا اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم سب کو اپنے رویوں پہ، خاص کر جو اس وقت جو پارٹیاں 13 پارٹیاں گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں، ان سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم الزام کی سیاست سے کب نکلیں گے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس واقعے کو پروب کرنے کے، اس کو سب سے پہلے متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے جو خاص کر رویہ تھا، خاص کر رانا ثناء اللہ صاحب کا اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا، وہ یہی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس واقعے کو متنازع بنایا، اس کو پروب کرنے کے بجائے اس کو متنازع بنا کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں، لیکن بالآخر آج انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کر دی جس میں کلیئر واضح طور پہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے لگی ہیں وہ سارے آپ جانتے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ کہ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یہ ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ پاکستان میں اگر آپ کو خطرہ ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خطرے کے بارے میں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے تب تک کہ آپ مر نہیں جاتے۔ جب آپ مر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی واقعی ان کو خطرہ تھا، اور آج اس خطرے کا یہ ہوا کہ یہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔